बाइक पे घूमते हुए राह चलते लोगों के जेवर सफाई से निकालना और फरार हो जाना, नोएडा में ये घटनाएं आम होती नजर आ रही हैं। अब पुलिस भी इसमें कमर कसती दिख रही है। ताज़ा मामला नोएडा के थाना बिसरख पुलिस का, जब पुलिस रोज की तरह रोजा गोल चक्कर के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक बाइक पर आ रहे दो लोगों को रुकने का इशारा किया गया, जिस पर उन्होंने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की और दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी पहचान एक की जो है भूपेंद्र उर्फ बिट्टू, जो मूलतः थाना सलेमपुर जिला बुलंदशहर का रहने वाला है। दूसरा दीपक भड़ाना, ये मूलतः नरसैना थाने का है, जिला बुलंदशहर का ही। वर्तमान में दोनों गौतम बुद्ध नगर में किराए पर रहते थे और इन दोनों का एक बृहद आपराधिक इतिहास है। ये जो पूछताछ हुई है उससे ये स्पष्ट हुआ है कि जो एक मोटरसाइकिल जो इनसे बरामद हुई आज, ये भी एक चोरी मोटरसाइकिल है जो थाना सूरजपुर क्षेत्र से संबंधित है। पुलिस को घायल बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 4 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और एक जोड़ी कुंडल लूटे हुए तथा एक बाइक जो थाना सूरजपुर क्षेत्र से चोरी की गई थी, बरामद हुई है। पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों का लंबा आपराधिक इतिहास रह चुका है और उन पर लूट और चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए व्यक्तियों ने पूछने पर बताया कि 14 अप्रैल को वो और उसके साथी ने मिलकर एक मूर्ति से आगे रोजा की तरफ टेम्पो में से एक महिला का मुंह दबाकर कुंडल लूटे थे। इस संबंध में थाना बिसरख में मामला दर्ज है। पकड़े गए लोग व्यक्ति शातिर किस्म के लुटेरे हैं, जो आज भी लूटे हुए कुंडल बेचने और किसी अन्य घटना को अंजाम देने के इरादे से यहाँ वहाँ घूम रहे थे। संसद में 20 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र का पहला दिन बिना किसी कार्रवाई के हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामे को देखते हुए दोनों सदनों को 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मणिपुर की हिंसा पर विपक्षी सांसदों ने खूब हंगामा किया। संसद सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्षी सांसदों ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने के लिए स्थगन नोटिस दिया था। वो सरकार से चर्चा की मांग कर रहे थे। लीडर ऑफ द हाउस suddenly get up and we are ready, because the agenda is not read fully, because we have also given notice 267 suspension of business under rule 267 on this day, and that is pertaining to that you have to suspend all other business and take up this, not half an hour. वहीं बीजेपी ने विपक्षी दलों पर सदन की कार्रवाई न चलने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी दल पहले ही सोचकर आए थे कि सदन की कार्रवाई को नहीं चलने देंगे। जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करें, सदन की कार्रवाई में रूल्स के तहत डिस्कशन ना होने दें, ये स्पष्ट दिखाता है कि पूरी तरीके से कांग्रेस और विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहती है। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दलों की इंडिया वाले महागठबंधन ने एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने संसद की कार्रवाई के दौरान सरकार को घेरने की योजना बनाई। बता दें, 20 जुलाई से शुरू मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 17 बैठकें होंगी और 31 विधेयक संसद में पेश किए जाएंगे, जिसकी हंगामेदार शुरुआत हुई है। 20 जुलाई को तेलंगाना के हैदराबाद में उस वक्त खूब हंगामा हुआ जब पुलिस ने केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को गरीबों के लिए बनवाई जा रही आवासीय परियोजना का दौरा करने से रोक दिया। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में केंद्रीय मंत्री अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस पर पुलिस ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को हिरासत में ले लिया। इस दौरान काफ़ी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पुलिस द्वारा रोके जाने से नाराज केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी अपने समर्थकों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और आवासीय परियोजना का दौरा करने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री और अन्य बीजेपी नेताओं को समझाने की कोशिश की। हालांकि जब बीजेपी नेता नहीं माने तो पुलिस ने उनको धरना स्थल से जबरन हटाया। वहीं पुलिस द्वारा रोके जाने पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि क्या मैं अपराधी हूं? भारत में मुझे कहीं भी जाने का अधिकार है।
కానీ ఒక కేంద్ర మంత్రిగా ఈ పట్టణ ప్రాంతంలో నిర్మించేటువంటి బాటసింగారం ప్రాంతంలో మధ్యలో వదిలేసినటువంటి ఇండ్లు కట్టకుండా మొండి గోడలు దర్శనం ఇస్తా ఉన్నాయి. ఆ ఫోటోలు కూడా మీకు ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఆ ఇండ్లు ఒకసారి చూద్దాము అనే దృక్పథంతో మా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ మంత్రివర్యులు, మాజీ శాసనసభ్యులు కలిసి వెళ్ళి చూద్దాం ఈ రోజు అని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈ రోజు మేము ఉద్యమానికి పిలుపు ఇవ్వాల. बता दें कि तेलंगाना में केंद्रीय आवास योजना के तहत गरीबों के लिए किफ़ायती आवास बनाए जा रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी का आरोप है कि इस परियोजना में जमकर धांधली की जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी के नेतृत्व में 20 जुलाई को बीजेपी नेता बाता सिंगाराम इलाके में आवासीय परियोजना का दौरा करने जा रहे थे। हालांकि रास्ते में ही पुलिस ने बीजेपी नेताओं को रोक दिया। बिहार राजनीति में पिछले काफी समय से खुफिया शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। कभी नीतीश कुमार करते हैं तो कभी जीतन राम मांझी, लेकिन असल में खुफिया कौन है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। खैर, एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर कटाक्ष किया और कहा कि जीतन राम मांझी बीजेपी के खुफिया एजेंट हैं, इसलिए उन्होंने मांझी को अपनी सरकार से अलग कर दिया। हम तो चाहते ही नहीं थे, आ गया तो हम काहे नहीं रखे, हमके ज्वाइन करिए या बाहर जाइए। नहीं तो जहाँ मीटिंगवा होने वाला था कहता हमको भी रहने दीजिए, तो जो मीटिंग होता सब जाके उसको कहता तुम करिए साहब। मतलब आपने जिनको निकाला उनकी भर्ती सोच न लीजिए, हम तो बता चुके हैं आप लोगों को। कुछ लोग तो रहता ही नहीं साहब, इसलिए हम लोग एकजुट हैं और मिलजुल करके बाकी सब लोगों से बात हो गई, अच्छा रहा। और तो हमको आना था, देखिए हमारा मन था राजकीय कैसा लग रहा था। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के बयान पर आश्चर्य जताया और कहा कि शायद उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। दिमाग पर और सोच पर आश्चर्य होता है। हमारा कहना है कि वो कहते हैं कि हम भाजपा के लिए खुफियागिरी करते थे, इसलिए वो कहीं कि बाहर जाओ, लेकिन अब बुला रहे थे क्योंकि हमारे साथ मर्ज कर जाओ। अगर मर्ज कर जाओ की बात होती, अगर हम मर्ज कर जाते तो और कस करके खुफियागिरी करते हम। तो इसी बात से तो कंट्राडिक्शन होता है कि झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो दूसरी ओर लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार से उठी महागठबंधन की चिंगारी ने आग पकड़ ली है। हाल ही में बेंगलुरु में हुई महाबैठक में इस गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया। इसको लेकर दिल्ली के बाराखंबा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत बैठक में शामिल सभी 26 दलों पर कराई गई है। वहीं तेजस्वी यादव ने इंडिया नाम रखने के पीछे का कारण भी बताया। हम लोग बैंगलोर में हम लोग उपस्थित रहे, उस पर चर्चा चली कि भाई अलायंस का जो है नाम क्या रखा जाए। तो सबके सहमति से ये नाम जो है रखा गया है, जो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये नामकरण जो है किया गया है। बता दें, शिकायत में एम्बस एक्ट का जिक्र किया गया है, जिसके तहत कोई भी अपने निजी फायदे के लिए इंडिया का नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और शिकायत में कहा गया है कि 26 राजनीतिक दलों ने देश के नाम का गलत इस्तेमाल किया है। महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के इरशालवाड़ी में हालात नहीं सुधर रहे हैं। 19 जुलाई की देर रात हुए लैंडस्लाइड में गांव का बड़ा हिस्सा दब गया था। मलबे में 100 से ज़्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। अब तक इस घटना में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 20 जुलाई को सुबह घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इसी बीच रायगढ़ के इरशालवाड़ी में लैंडस्लाइड से हुए हादसे के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि वो 22 जुलाई को अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। इरशालवाडी म्हणून त्याचं त्या भागाचं नाव आहे आणि जे ह्याचा हे असतो
प्रवण क्षेत्र दरड प्रवण त्याच्यामध्ये हे नव्हतं. मी सकाळी 7:30 वाजल्यापासून आत्तापर्यंत नियंत्रण कक्षामध्येच बसून होतो. स्वतः सचिव महोदय बाकीची सगळी टीम त्या बाबतीमध्ये काम करते आणि एकंदरीतच 5 लोक अद्यापपर्यंत दगावलेली आहेत. बाकीची मदत वगैरे करायचं, काही लोकांना जे जखमी होते त्यांना आपण पनवेलला शिफ्ट केलं, काहींना MGM म्हणून हॉस्पिटल आहे तिथं शिफ्ट त्या ठिकाणी केलेलं आहे. वर आपल्याला हेलिकॉप्टरनी छोटं जरी मशीन पाठवायचं म्हटलं तर हेलिकॉप्टरचे पायलट म्हणतात की त्याची कॅपॅसिटी साधारण 1.5 टनाची आहे. वहीं बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रायगढ़ में हुए हादसे पर महाराष्ट्र विधानसभा में बयान दिया है. यापूर्वी सदर ठिकाणी दरड कोसळणे, भूस्खलन होणे अशा प्रकारची कुठलीही घटना घडलेली नाही. प्रामुख्याने दरड कोसळण्याच्या घटनेची वेळ ही 10:30 ते 11च्या दरम्यान घडलेली आहे. सदरची घटना 11:30च्या दरम्यान जिल्हा प्रशासनास माहिती मिळाली आणि साधारणपणे वाडीमध्ये 48 कुटुंब वास्तव्यात आहेत. त्यापैकी उधर महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बचाए गए ग्रामीणों का हौसला बढ़ाया. साथ ही अंबादास दानवे ने स्थिति की समीक्षा के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है. परमेश्वर करो कमीत कमी कॅज्युअलिटी हो. तरी आता पण 8 कॅज्युअलिटी झालेल्या आहेत. काही लोकांना वाचवण्यात सुद्धा यश आलेले आहे. किती लोक होते आणि किती त्याच्यात अडकलेले आहे किंवा वाचतील हा आता आपण तर कोणी सांगू शकत नाही अशी स्थिती आहे. परंतु NDRFचे जवान यांनी ताबा घेतलेला सगळ्या रेस्क्यू ऑपरेशनचा. पण पाऊस एवढा धोधो पडतोय, इतक्या उंच आहे आपण आणि 15-15, 20-20 फूट खाली जर घर 200-200 फूट खालच्या याच्यावर घर फेकली गेली माती यांनी दरड कोसळल्याने. त्यामुळं हे चॅलेंजिंग आहे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से फोन पर घटना की जानकारी ली है. अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज बारिश से हुए भूस्खलन के संबंध में मैंने CM एकनाथ शिंदे से बात की. NDRF की 4 टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ बचाव कार्यों में जुटी हैं. लोगों को वहां से निकालना और घायलों को तुरंत उपचार देना हमारी प्राथमिकता है. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.